Hello friends, good evening and I welcome you all in my channel HS Preparation with Pradeep। और फ्रेंड्स आइए शुरू करते हैं हम जो इंडियन पॉलिटी का जो सिक्स्थ जो पार्ट अभी मैं पढ़ा रहा हूँ आपको फंडामेंटल राइट्स का। इससे पहले फ्रेंड्स मैंने आपको फंडामेंटल राइट्स के बारे में 5 चैप्टर्स जो ऑलरेडी दे चुका हूँ, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने वो नहीं देखे हुए हैं आप देख लें, तो आपको जो फंडामेंटल राइट का जो सीरीज़ है वो आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स बिफोर आई स्टार्ट माई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू इज़ दैट प्लीज़ like, share and subscribe my videos so that I can get motivated to make more of such videos and I can bring such videos for you so that you can prepare for your examination by sitting in your home and you can get the best of the knowledge out of this. And in case of friends any doubt, you can please like, share and subscribe and comment on my comment section of the video so that if you have some doubts about this you can put your comments। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं। तो आज जो है हमारा फ्रेंड्स दैट इज़ फंडामेंटल राइट्स, दिस पार्ट 6, और इसमें जो हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स आर्टिकल 29, 30 एंड आर्टिकल 32 और जो कुछ आगे है 33, 34, 35 जो भी हैं, और उससे रिलेटेड जितना हमसे कवर हो जाएगा, और कोशिश करेंगे कि आपको जो है सारा कुछ समझ आ जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो इससे पहले तो फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, किस तरह होते हैं, ये सब मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो आज जो पढ़ेंगे हम फ्रेंड्स जो दूसरे जो आर्टिकल 29 में है दैट इज़ कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो है आर्टिकल 29 एंड 30 में है फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसमें फ्रेंड्स जो जनरली क्या होता है आर्टिकल 29 क्या बोलता है, आर्टिकल 29 प्रोवाइड दैट एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन रिसाइडिंग इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया having a distinct language, script or culture of its own shall have right to conserve the same। ठीक है फ्रेंड्स, तो 29 क्या बोलता है कि कोई भी सिटीजन का कोई भी सेक्शन, ठीक है, इसमें कोई ऐसा नहीं दिया माइनॉरिटी या मेजॉरिटी या कोई रिलीजन, कास्ट, ये सब कुछ नहीं दिया। एनी सेक्शन, लेट इट बी ऑफ एनी पार्ट और एनी सेक्शन ऑफ सोसाइटी। ठीक है, ही हैज़ द राइट। ठीक है, उसके पास क्या है, उसको क्या राइट है, अपनी जिसकी कोई डिस्टिंक्ट अलग सी लैंग्वेज है, ठीक है, स्क्रिप्ट है और कल्चर है, तो उसको जो है ही हैज़ राइट टू कंजर्व दी सेम। ठीक है फ्रेंड्स, अभी क्या है फ्रेंड, इसके आगे क्या क्या बोलते हैं लोग। ठीक है, ये बोलते हैं कि फर्दर नो सिटीजन शैल बी डिनाइड एडमिशन इनटू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मेंटेन्ड बाय स्टेट और रिसीविंग एड आउट ऑफ स्टेट फंड्स ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट और लैंग्वेज। और इसमें भी बताया गया फ्रेंड्स कोई भी सिटीजन है उसको एडमिशन आप डिनाई नहीं कर सकते ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट और लैंग्वेज, अगर वो जो है वो इंस्टीट्यूशन जो है स्टेट से उसको ग्रांट मिलता है फंड का या स्टेट के द्वारा मेंटेन होता है। ठीक है, तो अगर ये इंस्टीट्यूट चाहे वो प्राइवेट किसी भी सेक्शन की हो, ठीक है, तो इसमें क्या है आप उसमें मना नहीं कर सकते किसी भी बच्चे की एडमिशन्स के लिए। ठीक है, इफ़ दे आर मैनेज्ड बाय ए पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द सिटीजन टू प्रिजर्व देयर लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर ऑफ इट्स ओन, इफ दे आर गेटिंग grants from the states or grants from the state or it is maintained by the state, then they cannot deny the admission to that institute on the basis of religion, race, caste और language। ठीक है फ्रेंड्स, इसका मतलब क्या हो कि कोई माइनॉरिटी का इंस्टीट्यूट है, ठीक है, या कोई एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी का इंस्टीट्यूट है जो उन्होंने अपनी स्कूल को बनाया या इंस्टीट्यूट को बनाया है, किसी लैंग्वेज को, अपनी स्क्रिप्ट को या कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए बनाया हुआ है, बट अगर वो स्टेट से ग्रांट उनको मिलती है तो जो है उसको फिर वो ऑटोनॉमी जो है उनकी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो मतलब उसको जो है फिर उनको एजुकेशन जो एडमिशन में जो है अगर वो रिलीजन, रेस और कास्ट और लैंग्वेज के बेस पे जो है, देखो फ्रेंड्स इसमें रिलीजन, रेस, कास्ट और लैंग्वेज के बेस पे जो आप फिर डिनाई नहीं कर सकते वो इंस्टीट्यूट किसी भी को एडमिशन में। द फर्स्ट प्रोविजन प्रोटेक्ट द राइट ऑफ अ ग्रुप वाइल द सेकंड प्रोविजन। ठीक है फ्रेंड्स, जो फर्स्ट प्रोविजन है इसमें फ्रेंड्स ये क्या करता है, प्रोटेक्ट द राइट ऑफ अ ग्रुप वाइल सेकंड प्रोविजन ग्रांटी द राइट ऑफ अ सिटीजन एज इंडिविजुअल रिस्पेक्टिव ऑफ कम्युनिटी टू विच ही बिलोंग। ठीक है, इसमें क्या फ्रेंड्स जो फर्स्ट प्रोविजन है दैट इज
जो आपको लैंग्वेज और कल्चर और स्क्रिप्ट को कंजर्व करने वाला है, प्रिजर्व करने वाला है, ये क्या करता है, ये जो एक ग्रुप का जो राइट है इसको जो है प्रोटेक्ट करता है। और सेकंड जो प्रोविजन जो एडमिशन वाला जो मैंने बताया, ठीक है, एडमिशन वाला, एडमिशन कैन नॉट बी डिनाइड ऑन द बेस ऑफ रीजन, रेस, कास्ट और लैंग्वेज इफ इट इज गेटिंग द, इफ एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इज गेटिंग द मेंटेन्ड बाय स्टेट और गेटिंग ग्रांट फ्रॉम द आउट ऑफ द स्टेट। तो उसके लिए क्या है फ्रेंड्स, जो वो सेकंड जो प्रोविजन है ये क्या करता है, दिस गारंटी द राइट ऑफ सिटीजन ऑफ एन इंडिविजुअल, इसको क्या है, इंडिविजुअल को ये राइट ग्रांट करता है इरिस्पेक्टिव ऑफ द कम्युनिटी टू विच ही बिलोंग्स, ठीक है फ्रेंड। और उसके बाद फ्रेंड्स आर्टिकल 29 इसकी जो आगे जो इंटरप्रिटेशन करते हैं, तो आर्टिकल 29 ग्रांट्स प्रोटेक्शन टू बोथ रिलीजियस माइनॉरिटी एज वेल एज लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, ठीक है फ्रेंड्स। ये क्या करता है, आर्टिकल 29 रिलीजियस माइनॉरिटी और लैंग्विस्टिक माइनॉरिटी दोनों को प्रोटेक्ट करता है। हाउएवर द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द स्कोप ऑफ दिस आर्टिकल इज नॉट नेसेसरली रिस्ट्रिक्टेड टू माइनॉरिटी ओनली। और सुप्रीम कोर्ट ने इसको फ्रेंड्स आगे बताया है कि स्कोप ऑफ दिस आर्टिकल इज नॉट नेसेसरी रिस्ट्रिक्टेड टू द माइनॉरिटी ओनली एज इट इज कॉमनली एज्यूम टू बी, जैसा कि कॉमनली एज्यूम किया जाता है। दिस इज बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ वर्ड सेक्शन ऑफ सिटीजन, क्योंकि इसमें फ्रेंड्स जो वर्ड यूज किया है दैट इज सेक्शन ऑफ सिटीजन यूज किया है इन द आर्टिकल दैट इंक्लूड माइनॉरिटी एज वेल एज मेजोरिटी, और इसमें आर्टिकल में माइनॉरिटी भी है और मेजोरिटी भी है, ठीक है। द सुप्रीम कोर्ट आल्सो हेल्ड दैट द राइट टू कंजर्व द लैंग्वेज इंक्लूड द राइट टू एजिटेट, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट ने आगे अपने जजमेंट में बताया है कि राइट टू कंजर्व जो है ये क्या इंक्लूड करता है, राइट टू एजिटेट मतलब आंदोलन कर सकते हैं फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द लैंग्वेज, अगर आपकी लैंग्वेज है उसको प्रोटेक्शन करने के लिए। हैंस द पॉलिटिकल स्पीचेस और प्रॉमिस मेड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ लैंग्वेज ऑफ अ सेक्शन ऑफ सिटीजन डज नॉट अमाउंट टू करप्ट प्रैक्टिसेस अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। फ्रेंड्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 क्या बताता है आपको कि आप जो इलेक्शन से रिलेटेड है, अगर कोई इलेक्शन में जो है कोई अगर ये प्रॉमिस करता है कि वो नेता बनने के बाद या विधायक बनने के बाद या एमपी बनने के बाद जो है वो जो है उस सेक्शन की अपनी लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करने के लिए जो है एक इंस्टीट्यूट बनाएगा, कुछ बनाएगा, उसका प्रॉमिस करता है, तो वो जो है आरपीए के 1951 के एक्ट के कारण जो है उसको करप्ट प्रैक्टिस में नहीं रखा जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। और उसके बाद आर्टिकल 30, ठीक है, आर्टिकल 29 में थोड़ी इसकी इंटरप्रिटेशन थी। आर्टिकल 30 क्या बोलता है फ्रेंड्स, आर्टिकल 30 ग्रांट द फॉलोइंग राइट टू माइनॉरिटी वेदर रिलीजियस और लिंग्विस्टिक, ठीक है। जो आर्टिकल 30 है ये करता है जो माइनॉरिटी है और रिलीजियस है और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है उनको आर्टिकल ये क्या करता है, उनको क्या क्या प्रोवाइड करता है, दैट इज ऑल माइनॉरिटी शैल हैव राइट टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस, ठीक है। ऑल द माइनॉरिटी शैल हैव द राइट टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस। द कंपेंसेशन अमाउंट, कंपेंसेशन जो आपको मिलती है, कंपेंसेशन फ्रेंड्स जो कंपेंसेशन मिलती है आपको अमाउंट फिक्स्ड बाय द स्टेट फॉर द कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी। अगर फ्रेंड्स स्टेट जो है जो माइनॉरिटी और लिंग्विस्टिक और रिलीजियस माइनॉरिटी की कोई प्रॉपर्टी एक्वायर करता है तो कंपेंसेशन है फ्रेंड, दैट अमाउंट फिक्स्ड बाय द स्टेट फॉर द कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी ऑफ अ माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट शैल नॉट रिस्ट्रिक्ट और एब्रोगेट द राइट गारंटेड टू देम, ठीक है। ये जो है उनका जो है राइट जब कोई स्टेट जो है उनकी माइनॉरिटी जो लिंग्विस्टिक या रिलीजियस माइनॉरिटी है उनका जो है अगर कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को अगर वो एक्वायर करती है तो कंपेंसेशन जो अमाउंट जो फिक्स किया गया है फ्रेंड्स स्टेट द्वारा, ठीक है, वो जो है उनके जो राइट जो गारंटीड है उनको जो है एब्रोगेट और रिस्ट्रिक्ट नहीं करती। दिस प्रोविजन वाज एडेड बाय द 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978, ठीक है फ्रेंड्स। और ये जो है फ्रेंड्स ये 44th अमेंडमेंट 1978 में इस एक्ट को जो है डाला गया था, ठीक है, ये प्रोविजन को। एंड टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ माइनॉरिटी इन दिस रिगार्ड द एक्ट डिलेटेड द राइट टू प्रॉपर्टी एज फंडामेंटल राइट। और इस
राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो राइट टू प्रॉपर्टी एज अ फंडामेंटल राइट जो है उसको डिलीट कर दिया, जो आर्टिकल 31 था। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें थोड़ा सा आपको समझ में नहीं आएगा फ्रेंड्स। इसमें बताता है द कंपनसेशन, ठीक है, कंपनसेशन अमाउंट फिक्स्ड बाय द स्टेट फॉर द कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी ऑफ माइनॉरिटी एजुकेशन शैल नॉट रिस्ट्रिक्ट और रेब्रोगेट द राइट गारंटी टू देम। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें ये बताया गया है कि स्टेट अगर किसी भी कंपल्सरी एजुकेशन जो माइनॉरिटी का जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है उसको जो है जो अमाउंट फिक्स किया गया है उसके द्वारा जो कंपल्सरी एक्विजिशन करती है उस प्रॉपर्टी का, तो जो है ये जो है राइट गारंटीड अंडर दिस आर्टिकल, दैट इज आर्टिकल 29 एंड 30, वो जो उनको एब्रोगेट नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसीलिए जो है दे कैन गो टू द कोर्ट, और इसके लिए ये बताया कि जो आर्टिकल 31 है ये जो है डिलीट कर दिया गया था। ठीक है, इन ग्रांटिंग एड द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट मैनेज बाय द माइनॉरिटी। ठीक है, और उसमें क्या है फ्रेंड्स, और जब एड जो ग्रांट करते हैं तो उसमें जो है स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट मैनेज बाय द स्टेट मैनेज बाय द माइनॉरिटी, दस द प्रोटेक्शन अंडर आर्टिकल 30 इज कन्फाइंड ओनली टू माइनॉरिटीज। ठीक है, एंड डज नॉट एक्सटेंड टू एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन। और इसी तरह जो आर्टिकल 30 है फ्रेंड्स, ये जो है कन्फाइंड जो है ये क्या करता है, रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी तक की जो है कन्फाइन है, एंड ये जो है किसी भी सेक्शन ऑफ सिटीजन को जो है एक्सटेंड नहीं करता। हाउएवर द टर्म माइनॉरिटी हैज़ नॉट बीन डिफाइंड इन एनीवेयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन। और फ्रेंड्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ अंडरलाइन दिस आर्टिकल, दिस लाइन, या प्लीज़ कीप दिस आर्टिकल इन योर माइंड, कि ये लाइन को याद रखना कि माइनॉरिटी वर्ड जो है कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी डिफाइंड नहीं है, और इट्स अ बिग क्वेश्चन, और कभी भी ये जो है एग्जाम में आ सकता है। द राइट अंडर आर्टिकल 30 आल्सो इंक्लूड द राइट ऑफ माइनॉरिटी टू इम्पार्ट एजुकेशन टू चिल्ड्रन इन इट्स ओन लैंग्वेज। ठीक है, तो आर्टिकल 30 के अंदर जो राइट्स है फ्रेंड, वो माइनॉरिटी को ये भी प्रोवाइड करता है कि जो अपने इस बच्चों को जो है अपनी लैंग्वेज में जो है एजुकेशन दे सकते हैं। ठीक है, फिर जो है इसीलिए माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो 3 टाइप की होती है फ्रेंड्स, दे आर इंस्टीट्यूशन दैट सीक रिकॉग्निशन एज वेल एज एड फ्रॉम द स्टेट। ठीक है, कुछ ऐसी इंस्टीट्यूशन होती है जो स्टेट से रिकॉग्निशन लेती हैं, जैसे आपने देखा हो कि जो मान लो कोई बोर्ड है, स्टेट का बोर्ड है, उससे क्या एफिलिएटेड होती हैं, दैट इज कॉल्ड रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, और एज वेल एज एड फ्रॉम द स्टेट, कुछ जो है स्टेट से एड भी लेती है। इंस्टीट्यूशन दैट सिक्स ओनली रिकॉग्निशन फ्रॉम द स्टेट एंड नॉट एड, और दूसरी टाइप की इंस्टीट्यूशन है जो ओनली रिकॉग्नाइज होती हैं स्टेट से और दे आर नॉट टेकिंग एनी एड फ्रॉम द स्टेट। थर्ड क्या है, इंस्टीट्यूशन दैट नाइदर सीक रिकॉग्निशन नॉर एड फ्रॉम द स्टेट। कुछ ऐसी इंस्टीट्यूशन होती है फ्रेंड, दे आर वो रिकॉग्निशन स्टेट द्वारा रिकॉग्नाइज नहीं होती हैं और जो है वो एड भी लेती हैं स्टेट से। ठीक है, द इंस्टीट्यूशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड टाइप आर सब्जेक्टेड टू द रेगुलेटरी पावर ऑफ द स्टेट। इसमें जो रेगुलेटरी पावर है, जो नियम कानून है स्टेट के, वो जो है इंस्टीट्यूशन उन्हीं को इंस्टीट्यूशन को होंगे जो रिकॉग्नाइज्ड हैं और स्टेट से ग्रांट लेती हैं, या जो ओनली रिकॉग्नाइज है और स्टेट ग्रांट नहीं लेती हैं। इन दोनों के लिए ही रेगुलेटरी जो पावर है वो स्टेट के लिए ऑक्यूपाई होती हैं। ठीक है, उनके लिए द रेगुलेटरी पावर ऑफ स्टेट विद रिगार्ड टू, उसमें क्या सिलेबस जो है, प्रिस्क्रिप्शन, एकेडमिक स्टैंडर्ड, डिसिप्लिन, सैनिटेशन, एम्प्लॉयमेंट ऑफ टीचिंग स्टाफ एंड सो ऑन, ये सब जो है स्टेट रेगुलेट करेगा इन 2 टाइप की इंस्टीट्यूशन में। जो थर्ड टाइप की है, जो एड भी नहीं लेती हैं और रिकॉग्नाइज भी नहीं स्टेट से, द इंस्टीट्यूशन ऑफ थर्ड टाइप आर फ्री टू एडमिनिस्टर देयर अफेयर्स, उनको क्या है अपने अफेयर्स को किसी भी तरह एडमिनिस्टर करने का अधिकार है, बट सब्जेक्ट टू द ऑपरेशन ऑफ जनरल लॉज लाइक, उसमें क्या है, उसमें जो जनरल लॉज जो है उनमें सब्जेक्ट दे आर सब्जेक्टेड टू दैट इज कॉन्ट्रैक्ट लॉ, लेबर लॉ, इंडस्ट्रियल लॉ, टैक्स लॉ, इकोनॉमिक रेगुलेशन एंड सो ऑन। ठीक है, इसमें ऐसा नहीं है कि वो मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, ये नहीं है। ठीक है, अगर वो ऐसा करते हैं तो फ्रेंड्स वो जो है, या कॉन्ट्रैक्ट लॉ जो होता है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट लॉ, उसके कोई प्रोविजन को अगर हो, जैसे मान लो टीचर की अपॉइंटमेंट में, या लेबर लॉ जो वहाँ के स्टाफ है उसके लॉ, उसकी उनके लॉ, या इंडस्ट्रियल लॉ जो इंडस्ट्रीज़ के लॉ होते हैं उनके, वहाँ पे अगर मान लो कुछ जैसे इंडस्ट्रियल लॉ, लेबर लॉ होते हैं, अगर उनको जो है वो जो है उनको कहीं वायलेट करते हैं तो स्टेट का रेगुलेटरी मैकेनिज्म कम इनटू प्ले। ठीक है, अदरवाइज स्टेट विल नॉट इंटरफेयर इन सच इंस्टीट्यूशन इन मैटर ऑफ सब्जेक्ट, ठीक है, सिलेबस, एकेडमिक स्टैंडर्ड, डिसिप्लिन, सैनिटेशन, एम्प्लॉयमेंट और टीचिंग स्टाफ। ठीक है, होपफुली फ्रेंड्स दिस माइट हैव कम टू योर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स एक और है आर्टिकल 32। ठीक है, आर्टिकल 31 जो फ्रेंड्स जो कि
राइट टू प्रॉपर्टी था दैट वाज एब्रोगेटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। और ये जो अभी जो नल एंड वॉइड है, ठीक है, इसको जो लीगल राइट बना दिया गया है। नाउ कम्स द आर्टिकल 32, ठीक है। आर्टिकल 32 क्या बोलता है फ्रेंड्स कि क्या है, ये है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, ठीक है। क्या होता है फ्रेंड्स कि मेयर डिक्लेरेशन ऑफ फंडामेंटल राइट तो डिक्लेयर कर दिया, अ मेयर डिक्लेरेशन ऑफ फंडामेंटल राइट इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज मीनिंगलेस, ठीक है। फंडामेंटल राइट को डिक्लेयर कर दिया, उसकी जो डिक्लेरेशन है वो जो है मीनिंगलेस है, अनलेस, यूजलेस एंड वर्थलेस, यूजलेस और वर्थलेस है विदाउट प्रोवाइडिंग एनी इफेक्टिव मशीनरी फॉर देयर एनफोर्समेंट, ठीक है। और यूजलेस है, वर्थलेस है विदाउट प्रोवाइडिंग एनी इफेक्टिव मशीनरी फॉर देयर इन्फोर्समेंट इफ द एंड व्हेन दे आर वायलेटेड, अगर वो जो है फॉर द इफ एंड व्हेन दे आर वायलेटेड, अगर वो जो वायलेट हो जाते हैं, ठीक है, अगर उनको जो है इफेक्टिव मशीनरी नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आपको फंडामेंटल राइट दिए हैं फ्रेंड्स, वो जो है ये बोल रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन इज मीनिंगलेस, यूजलेस एंड वर्थलेस विदाउट प्रोवाइडिंग एन इफेक्टिव मशीनरी फॉर देयर एनफोर्समेंट, अगर उनको एनफोर्स करने वाली कोई मशीनरी नहीं है तो दे आर यूजलेस, वर्थलेस एंड विदाउट, ठीक है, वर्थलेस, ठीक है। अगर इफ देयर इज नो मशीनरी टू फॉर देयर एनफोर्समेंट इफ एंड व्हेन दे आर वायलेटेड, ठीक है। हेंस आर्टिकल 32 कन्फर द राइट टू रेमेडीज फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट, ठीक है। इसीलिए जो आर्टिकल 32 क्या है, वो मशीनरी है फ्रेंड्स जो इनकी एनफोर्समेंट में काम आता है, ठीक है। वो कैसे आता है फ्रेंड्स, देखो ये बताता है आर्टिकल 32 कन्फर्स द राइट टू रेमेडीज फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट ऑन एग्रीड सिटीजन, अगर फ्रेंड्स किसी भी सिटीजन का फंडामेंटल राइट एग्रीव्ड होते हैं तो आर्टिकल 32 के तहत वो जो है सुप्रीम कोर्ट या स्टेट के हाई कोर्ट में वो जो है अपील कर सकते हैं या डायरेक्ट जो है जा सकते हैं। नोट अपील, अपील वर्ड नहीं होगा, बट दे कैन गो फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ देयर फंडामेंटल राइट इफ दे फील एग्रीव्ड, ठीक है। इन अदर वर्ड द राइट टू गेट फंडामेंटल राइट प्रोटेक्टेड इज इन इटसेल्फ अ फंडामेंटल राइट, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका क्या मतलब हुआ कि फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करना इज अपने आप में एक फंडामेंटल राइट है। दिस मेक द फंडामेंटल राइट रियल, ठीक है। यही जो एक फंडामेंटल राइट को रियल बनाता है। दैट्स वाई डॉक्टर अंबेडकर ने आर्टिकल 32 के बारे में कहा था कि मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है एन आर्टिकल विदाउट विच दिस कॉन्स्टिट्यूशन वुड बी नलिटी, कि मतलब अगर ये आर्टिकल 32 हट जाए तो पूरा जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट है ये जो है पूरा, ये क्या होगा, ये क्या है, एन आर्टिकल विदाउट विच दिस कॉन्स्टिट्यूशन वुड बी नलिटी, ये जो पूरा संविधान है ये पूरा जो है बिल्कुल नल है, ठीक है। इसमें मतलब कोई जीरो है। इट इज वेरी सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द वेरी हार्ट ऑफ इट। सो आर्टिकल 32 क्या है, वेरी सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड वेरी सोल ऑफ द वेरी हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो इसीलिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि विच आर्टिकल इज कंसिडर्ड, विच आर्टिकल इज द वेरी सोल और वेरी हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज आर्टिकल 32। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है एंड इट इज सेड बाय द डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है फ्रेंड्स। द सुप्रीम कोर्ट हैज रूल्ड दैट आर्टिकल 32 बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और आर्टिकल 32 जो है फ्रेंड्स इट कैन नॉट बी अमेंडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि इसमें ये बताया गया है कि आर्टिकल 32 जो है ये जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, हैंस इट कैन नॉट बी एब्रिज्ड और टेकन अवे इवन बाय वे ऑफ अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। और आर्टिकल 32 जो अगर बेसिक स्ट्रक्चर है फ्रेंड, तो आपको मैंने पहले बताया था कि बेसिक स्ट्रक्चर की अगर डॉक्ट्राइन है तो इसमें क्या होगा कि ये दिस आर्टिकल कैन नॉट बी एब्रिज्ड और टेकन अवे इवन बाय द वे ऑफ अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। इट कंटेन द फॉलोइंग 4 प्रोविजन। ये क्या है, 4 प्रोविजन होते हैं इसमें। द राइट टू मूव द सुप्रीम कोर्ट बाय अप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट इज गारंटीड, ठीक है। द राइट टू मूव द सुप्रीम कोर्ट, मैं फिर इसको रिपीट कर रहा हूँ, द राइट टू मूव सुप्रीम कोर्ट बाय अप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग्स फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट इज गारंटीड। इसमें क्या है कि पहला प्रोविजन क्या है कि आपको जो है सुप्रीम कोर्ट में जाने का अधिकार है, ठीक है, एक अप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग के द्वारा, और एनफोर्समेंट आप जो वहाँ पे फंडामेंटल राइट जो अपने एनफोर्स की जाते हैं, दैट इज गारंटेड इन सुप्रीम कोर्ट, दैट इज कॉल्ड, दे आर कॉल्ड फंडामेंटल राइट। सेकंड क्या है, द सुप्रीम कोर्ट शैल हैव पावर टू इशू डायरेक्शन इन ऑर्डर और रिट्स फॉर एनफोर्समेंट ऑफ एनी फंडामेंटल राइट। और सुप्रीम कोर्ट क्या करता है फ्रेंड्स, उसके पास जो है
पावर है, क्या कहता है, वो रिट्स इशू करता है, ठीक है। उन रिट्स के द्वारा ही जो है वो जो है फंडामेंटल राइट को एनफोर्स करता है। व्हाट आर दोज रिट्स? द रिट्स इज इशूड बाई में, वो कौन कौन सी हैं? दे आर इशूड, द रिट्स इशूड में इंक्लूड हैबियस कॉर्पस, ठीक है, हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्चियोरी एंड को वारंटो, ठीक है। तो हैबियस कॉर्पस, ठीक है फ्रेंड्स, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्चियोरी एंड को वारंटो, ये जो 5 टाइप की रिट है जिसके द्वारा जो सुप्रीम कोर्ट कैन आस्क द एनफोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 32, ठीक है, बाई प्रोवाइडिंग दी रिट्स, ठीक है। और उसके बाद क्या है? पार्लियामेंट कैन एम्पावर एनी अदर कोर्ट टू इशू डायरेक्शन, ऑर्डर एंड रिट्स ऑफ ऑल काइंड। पार्लियामेंट क्या करती है? पार्लियामेंट हैज़ द पावर, पार्लियामेंट क्या करती है? वो क्या करती है? किसी अदर कोर्ट को भी, एक्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, वो क्या करती है कि वो जो है ये फंडामेंटल राइट के वायलेशन या एग्रीमेंट वायलेशन होने पे जो है किसी दूसरे कोर्ट को भी ऑथराइज कर सकती है टू issue the direction, order and writ of all kind. However, this can be done without prejudice to the above power conferred by on Supreme Court. Any other court here does not include High Court because Article 2, इसमें any other court क्या? हाई कोर्ट नहीं ना, दूसरा कोर्ट को भी ये जो है पार्लियामेंट जो है पावर दे सकती है, ठीक है। The right to move Supreme Court shall not be suspended except as otherwise provided by the Constitution. और आर्टिकल 32 को जो फ्रेंड सस्पेंड नहीं किया जा सकता एक्सेप्ट और अदरवाइज एज provided for by the Constitution. Thus, the Constitution provides that President can suspend the right to move any court for enforcement of fundamental right during a national emergency, ठीक है। इसीलिए जो है ये बताया गया है कि thus the Constitution provides that President can suspend the right to move any court for enforcement fundamental right under the national emergency. अगर national emergency फ्रेंड होती है, that is article under 352, तो जो है प्रेसिडेंट जो है किसी भी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट को एनफोर्स करने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट में जाने का अधिकार है उसको सस्पेंड कर दिया जा सकता है, और ये दिया हुआ है आर्टिकल 359 में, ठीक है फ्रेंड्स। तो प्रेसिडेंट इन केस ऑफ नेशनल इमरजेंसी कैन suspend the right to move any court for enforcement of fundamental right, that is article 32 को सस्पेंड कर सकता है, ठीक है फ्रेंड्स, नेशनल इमरजेंसी में जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइडेड है इन आर्टिकल 359, ठीक है फ्रेंड्स। ये जो है हमने फंडामेंटल राइट जो 32 के बारे में बता दिया है, ठीक है। अब फ्रेंड इसमें जो आता है फ्रेंड्स रिट्स के कौन कौन सी रिट्स है, ठीक है। रिट्स जो है फ्रेंड्स, रिट्स के द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 एंड हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226 कैन इशू द रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्चियोरी एंड को वारंटो, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। एंड फर्दर द पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 32 कैन एम्पावर एनी अदर कोर्ट मतलब हाई कोर्ट के अलावा टू इशू दिस रिट्स सिंस नो सच प्रोविजन हैज़ बीन मेड सो फार। अभी तक कोई ऐसा प्रोविजन बनाया नहीं है पार्लियामेंट ने, बट इन फ्यूचर इट कैन मेड, ठीक है। ओनली द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट कैन इशू द रिट्स एंड नॉट बाय एनी अदर कोर्ट। अभी तक ये क्या प्रोविजन है फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ये रिट जो है इशू कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स एग्जाम में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कैन द पार्लियामेंट कैन एम्पावर एनी अदर कोर्ट टू इशू द रिट्स in for the enforcement of fundamental right, तो it whether it's true or false, it is true friend, ठीक है फ्रेंड्स। फर्दर द पार्लियामेंट कैन एम्पावर, ये बता दिया मैंने आपको। बिफोर 1950 द हाई कोर्ट ऑफ कैलकाटा, बॉम्बे एंड मद्रास हैज द पावर टू इशू द रिट्स। 1950 से पहले क्या था फ्रेंड्स, हाई कोर्ट ऑफ कैलकाटा, बॉम्बे एंड मद्रास को ही पावर थी रिट्स इशू करने की। आर्टिकल 226 नाउ एम्पावर ऑल हाई कोर्ट्स टू इशू द रिट्स। अभी क्या है फ्रेंड्स, अभी क्या प्रोविजन है, जो आर्टिकल 226 है वो जो है सभी कोर्ट्स को एम्पावर करता है। दीज रिट्स आर बोरोड फ्रॉम इंग्लिश लॉ वेयर दे आर नोन एज प्रेरोगेटिव रिट्स, ठीक है। ये जो रिट्स है फ्रेंड्स, ये जो है इंग्लिश जो हमारा लॉ है वहाँ से ली गई हैं, जिसको बोलते हैं प्रेरोगेटिव रिट्स। तो फ्रेंड्स आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो रिट्स है हमारी कहाँ से ली गई हैं, तो ये ली गई हैं इंग्लिश लॉ से। इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रेरोगेटिव रिट्स, जिसको इंग्लिश लॉ में बोलते हैं।
दिस रिट्स आर ब्रॉड फ्रॉम इंग्लिश लॉ, ठीक है, ये मैंने बोला। दे आर सो कॉल्ड इन इंग्लैंड एज दे वर इशूड इन द एक्सरसाइज ऑफ प्रेरोगेटिव ऑफ किंग्स, क्योंकि किंग्स की प्रेरोगेटिव में ये सब इशू की जाती थी, ठीक है फ्रेंड्स। और उसको जो बोलते थे किंग्स को बोला जाता है इंग्लैंड में फाउंटेन ऑफ जस्टिस फ्रेंड। लेटर द हाई कोर्ट स्टार्टेड यूजिंग दिस रिट as extraordinary remedies to uphold the rights and liberty of the British people. This all is about the history of these things, ठीक है, रिट्स के बारे में, ठीक है। अभी फ्रेंड्स एक और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, द रिट की जो ज्यूरिडिक्शन है फ्रेंड्स, ठीक है, ये कहाँ तक होती है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट की जो रिट होती है उसकी ज्यूरिडिक्शन क्या क्या होती है, और हाई कोर्ट की जो रिट्स है उसकी क्या क्या होती है। यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो प्लीज़ आप इसको ध्यान से सुनना, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट जरूर कर लेना फ्रेंड्स। द सुप्रीम कोर्ट कैन इशू रिट्स ओनली फॉर द एंडोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट क्या करता है फ्रेंड्स, जो रिट इशू करता है दैट इज ओनली फॉर द endorsement of enforcement not endorsement of fundamental rights, whereas the high court can issue writs not only for the enforcement of fundamental right but also for any other purpose। और हाई कोर्ट क्या करता है फ्रेंड्स, जो फंडामेंटल जो रिट्स है वो जो है फंडामेंटल राइट को एनफोर्स करने के लिए नहीं बल्कि अदर पर्पस को एनफोर्स करने के लिए भी ये रिट्स जो है इशू कर सकता है। द एक्सप्रेशन फॉर एनी पर्पस, जो एक्सप्रेशन जो एनी अदर पर्पस है इसको रेफर टू एनफोर्समेंट, इसका मतलब हुआ क्या रेफर करता है, एनी अदर पर्पस क्या बोलता है इसमें, रेफर टू एनफोर्समेंट ऑफ एन ऑर्डिनरी लीगल राइट, ठीक है फ्रेंड्स। फंडामेंटल राइट तो करेगा सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद अदर जो ऑर्डिनरी लीगल राइट हैं उनको एनफोर्समेंट करने के लिए भी सुप्रीम कोर्ट जो है आप जो रिट जो इशू कर सकता है। 10 द रिट इस प्रकार का फ्रेंड्स, ये इससे क्या प्रूव होता है कि जो रिट ज्यूरिडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट की इस रिस्पेक्ट में वो जो नैरोर है किससे, हाई कोर्ट से, ठीक है, क्योंकि हाई कोर्ट की जो है वाइडर है ज्यूरिस्डिक्शन, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन बन सकता है कि whether it's true or false the writ jurisdiction of Supreme Court is narrower than High Court. It is very true, ठीक है फ्रेंड्स। अभी जो आता है नेक्स्ट क्या आता है फ्रेंड्स, द सुप्रीम कोर्ट कैन इशू रिट्स अगेंस्ट ए पर्सन और गवर्नमेंट थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट क्या करता है फ्रेंड्स, जो रिट जुरिडिक्शन है वो पूरे थ्रू आउट जो टेरिटरी ऑफ इंडिया है उसमें कर सकता है, लेकिन हाई कोर्ट कैन इशू रिट अगेंस्ट ए पर्सन रिसाइडिंग और अगेंस्ट ए गवर्नमेंट और अथॉरिटी लोकेटेड विद इन टेरिटोरियल जुरिडिक्शन ओनली और आउटसाइड इट्स टेरिटोरियल जुरिडिक्शन ओनली इफ द कोज ऑफ एक्शन अराइजेज विद इन द टेरिटोरियल जुरिडिक्शन। फ्रेंड्स जो स्टेट का जो हाई कोर्ट है फ्रेंड्स वो कहाँ, ओनली स्टेट की जो टेरिटरी है या उसकी जो जितनी टेरिटोरियल जुरिडिक्शन है, जो टेरिटोरियल उसकी जुरिडिक्शन है वहीं तक ही वो जो है अपनी रिट जो है कर सकता है। जैसे आपका सुप्रीम कोर्ट है फ्रेंड्स ऑल ओवर इंडिया में, चाहे दिल्ली है, पंजाब है, चंडीगढ़ है, हरियाणा है, वहीं पे कर सकता है। लेकिन पंजाब और चंडीगढ़, जैसे पंजाब और हरियाणा का जो हाई कोर्ट है मान लो अगर वो चंडीगढ़ में है तो उसकी जो रिट है ओनली पंजाब और हरियाणा तक ही चलेगी। अगर उसके बाहर की रिट के लिए इसके बाहर वो तभी तक वो अप्लाई होगी जब जो है केस जो है उसकी हाई कोर्ट की पावर में होगा, ठीक है, तभी वो जो है उसके लिए स्टेट से बाहर या अपनी जुरिडिक्शन से बाहर जो रिट जो है वो जो है रिट जो है एलो कर सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। दस द टेरिटोरियल जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट फॉर द पर्पस ऑफ इश्यूइंग रिट इज वाइडर देन दैट ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है। और उसके बाद फ्रेंड जो थर्ड प्रोविजन इसमें रेमेडी अंडर आर्टिकल 32 इज in itself a fundamental right and hence the Supreme Court may not refuse to exercise its writ jurisdiction। और फ्रेंड्स जो है 32 आर्टिकल 32 के तहत क्या है, जो फंडामेंटल राइट जो जुरिडिक्शन है ये आपस में अपने आप में एक फंडामेंटल राइट है, इसके तहत जो है सुप्रीम कोर्ट जो है रिट जुरिडिक्शन एक्सरसाइज करने के लिए मना नहीं कर सकता। ऑन द अदर हैंड रेमेडी अंडर आर्टिकल 226 इज डिस्क्रिशनरी। और स्टेट का जो हाई कोर्ट का जो जुरिडिक्शन है फ्रेंड वो जो है डिस्क्रिशनरी है, उसके ऊपर निर्भर करता है। हाई कोर्ट में रिफ्यूज टू एक्सरसाइज इट्स रिट जुरिडिक्शन, ठीक है फ्रेंड। और सुप्रीम कोर्ट ये हाई कोर्ट क्या करता है फ्रेंड, ये अपनी रिट की जुरिडिक्शन है उसको रिफ्यूज कर सकता है, ठीक है। आर्टिकल 32 डज नॉट मेयरली कन्फर पावर ऑन द सुप्रीम कोर्ट एज आर्टिकल 226 बट डज ऑन ए हाई कोर्ट टू इशू रिट for the enforcement of fundamental right or the right as part of its jurisdiction. The Supreme Court is thus constituted as a defender of guarantor of the fundamental rights. Now we will proceed understand the meaning and scope of different kind of अभी जो रिट
जो हम जो है थोड़े रिट्स किस प्रकार की होती हैं, क्या करती हैं। हैबियस कॉर्पस फ्रेंड्स, हैबियस कॉर्पस क्या बोलती है कि बी कमांड, सॉरी बी कमांड नहीं, टू हैव द बॉडी ऑफ, इसका मतलब क्या होता है कि फ्रेंड्स कैन बी इशूड अगेंस्ट बोथ पब्लिक अथॉरिटी और एज वेल एज प्राइवेट इंडिविजुअल। द रिट ऑन द अदर हैंड इज नॉट इशूड वेयर द किसी का कोई डिटेंशन होता है, इट इज़ एन ऑर्डर बाय द कोर्ट टू पर्सन हु हैज़ डिटेन्ड एनी अनदर पर्सन टू प्रोड्यूस द बॉडी ऑफ द लेटर बिफोर इट। उसको जो है कोर्ट रिट प्रोड्यूस करता है कि किसी भी बंदे को अगर डिटेन किया है, ठीक है, स्टेट ने, तो उसको बोल सकता है कि डिटेन्ड अनदर पर्सन, ठीक है, या किसी पर्सन ने या दूसरे या स्टेट ने उसको डिटेन किया है, तो उसको जो है सामने लाने के लिए बोल सकता है कोर्ट, जो हाई कोर्ट, ठीक है। और इसके लिए बोलते हैं कि द कोर्ट देन एग्जामिन द कोज एंड लीगलिटी ऑफ डिटेंशन, और कोर्ट जो है उसकी लीगलिटी को एग्जामिन करेगा, और इट वुड सेट द डिटेन्ड पर्सन फ्री इफ द डिटेंशन इज फाउंड टू बी इलीगल। अगर डिटेंशन जो है इलीगल हुई होगी तो उसको जो पर्सन को वो फ्री छोड़ देगा। जो एग्जामिन करेगा केस का सुप्रीम कोर्ट के पास, सॉरी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की एग्जामिन करेगा, फिर जो उसको देखेगा कि अगर लॉफुल डिटेंशन हुई है तो उसको आगे अलाउ करेगा, अगर लॉफुल नहीं हुई है तो उसको छोड़ देगा। द रिट ऑफ हाईवेज कॉर्पस कैन बी इशूड अगेंस्ट बोथ पब्लिक अथॉरिटी एज वेल एज प्राइवेट इंडिविजुअल, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स मैंडेम्यूज, मैंडेम्यूज क्या बोलता है, इट लिटरली मीन्स वी कमांड, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है कि हम आपको कमांड देते हैं कि किसको, पब्लिक ऑफिशियल को सुप्रीम कोर्ट देगा या हाई कोर्ट देगा, आस्किंग हिम टू परफॉर्म हिज ऑफिशियल ड्यूटी दैट ही हैज फेल्ड और रिफ्यूज टू परफॉर्म। अगर वो अपनी ऑफिशियल ड्यूटी करने में कोई अधिकारी, कोई ऑफिशियल जो है नाकाम हुआ है, तो उसके लिए जो मैंडेम्यूज जो है हाई कोर्ट जो है रिट एनफोर्स करता है। द रिट ऑफ मैंडेम्यूज कैनॉट बी इशूड अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल बॉडी, ठीक है, टू एनफोर्स डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शन दैट डज नॉट पोजेस स्टैट्यूटरी फोर्स, ठीक है। और कोई ऐसे डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शन को कैरी करने में नहीं करता जिसमें जो है स्टैट्यूटरी फोर्स नहीं है। व्हेन ड्यूटी इज डिस्क्रिशनरी एंड नॉट मैंडेटरी, और जब जो है ड्यूटी जो डिस्क्रिशनरी है, अपने ऊपर निर्भर है, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद प्रोहिबिशन की, प्रोहिबिशन क्या करता है, इट मीन्स फॉरबिड, इट इज इशूड टू हाई कोर्ट, टू लोअर कोर्ट, टू और ट्रिब्यूनल, ठीक है। यह हाई कोर्ट या लोअर कोर्ट को बोलता है टू प्रिवेंट द लेटर फ्रॉम एक्सीडिंग इट्स जुडिक्शन और यूसर्पिंग ए जुडिक्शन दैट इट डज नॉट पोजेस, ठीक है। और स्टैट्यूटरी क्या बोलती है फ्रेंड्स, ये मीन टू बी सर्टिफाइड और टू बी इन्फॉर्म्ड, इट इज इशूड बाय हाई कोर्ट टू अ लोअर कोर्ट और ट्रिब्यूनल आइदर टू ट्रांसफर अ केस पेंडिंग विद द लेटर टू इटसेल्फ और क्वेश्चन द ऑर्डर ऑफ द लेटर इन अ केस, ठीक है। ये जो है उसके लिए बोला जाए। और को वारंटो क्या होता है फ्रेंड्स, इन लिटरली मीन्स को वारंटो क्या बोलता है, को वारंटो बोलता है कि फ्रेंड्स इन द लिटरेशन इट मीन्स by what authority or warrant it is issued by the court to inquire into the legality of a claim of a person to a public office, ठीक है। hence it prevent illegal usurpation of public office by पर्सन, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये जो है रिट्स के बारे में था। उसके बाद फ्रेंड्स जो आर्टिकल 33 है, इट इज रिलेटेड टू द आर्म फोर्सेस एंड फंडामेंटल राइट। आर्टिकल 33 एम्पावर द पार्लियामेंट टू रिस्ट्रिक्ट और एब्रोगेट द फंडामेंटल राइट ऑफ मेंबर ऑफ द आर्म फोर्सेस। इसमें के आर्टिकल 33 क्या है, पार्लियामेंट को एम्पावर करता है कि जो है जिसके तहत जो कुछ जो फोर्सेज है, आर्म फोर्सेज हो, पैरामिलिट्री फोर्सेज हो, पुलिस फोर्सेज हो, इंटेलिजेंस एजेंसीज एंड एनालोगस फोर्सेज, जो उसके समकक्ष जो भी जितनी भी फोर्सेज हैं, जैसे आपकी एनआई है, इन सब को जो है फंडामेंटल राइट को जो है रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोविजन इज टू एंश्योर द प्रॉपर डिस्चार्ज ऑफ द ड्यूटी। वो किस लिए, ताकि वो अपनी ड्यूटीज़ को जो प्रॉपरली डिस्चार्ज करते हैं, डिसिप्लिन उसमें बन रहे हैं, एंड मेंटेनेंस ऑफ डिसिप्लिन अमंग देम। द पावर टू मेक लॉ अंडर आर्टिकल 33 इज कन्फर्ड ओनली ऑन द पार्लियामेंट एंड नॉट ऑन द स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। स्टेट लेजिस्लेचर के पास ये पावर नहीं है, ये क्या है, ओनली पार्लियामेंट के पास है, ठीक है। उसके तहत जो पार्लियामेंट ने क्या किया था, आर्मी एक्ट 1956 किया था, ठीक है, नेवी एक्ट 1950, एयरफोर्स एक्ट 1950, द पुलिस फोर्स रिजर्वेशन ऑफ एक्ट्स 1966, द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एक्ट एंड सो ऑन। इस तरह उन्होंने अलग अलग जो है इन फोर्सेस के लिए अलग अलग एक्ट्स बनाए। दीज इम्पोज रिस्ट्रिक्शन ऑन देयर फ्रीडम एंड स्पीच। और जो ये जो एक्ट्स हैं, ये जो इनके फोर्सेस के मेंबर हैं, इनकी जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं। राइट टू फॉर्म एसोसिएशन नहीं बना सकते ये लोग, और राइट टू बी मेंबर ऑफ ट्रेड यूनियन, और ट्रेड यूनियन नहीं बना सकते, और पॉलिटिकल एसोसिएशन नहीं बना सकते। राइट टू कम्युनिकेट विद प्रेस के साथ जो डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं करते। राइट टू अटेंड पब्लिक मीटिंग्स और डेमोन्स्ट्रेशन एटसेट्रा। और ये जो है राइट टू, ये जो
पब्लिक डेमोस्ट्रेशन और पब्लिक मीटिंग जो है ये अटेंड नहीं कर सकते। दी एक्सप्रेशन मेंबर ऑफ आर्म फोर्सेज आल्सो कवर सच एम्प्लॉइज होते आर्म फोर्सेज एज बार्बर। अगर आर्म फोर्सेज में कोई बार्बर है, कारपेंटर है, मैकेनिक्स है, कुक है, चौकीदार है, बूट मेकर्स है, टेलर है, तो वो भी जो है वो और टेलर्स और नॉन कमांडेंट कोई मेंबर है तो इन सबको भी जो है मेंबर ऑफ आर्म फोर्सेज जो है ये माना जाता है। ठीक है, ये पार्लियामेंट्री लॉ इनेक्टेड अंडर आर्टिकल 33 कैन ऑल्सो एक्सक्लूड द कोर्ट मार्शल। ठीक है, कोर्ट मार्शल को एक्सक्लूड कर सकता है फ्रॉम द रिट जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट सो फार एज द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट इज कंसर्न। उसके बाद फ्रेंड्स ये आपको बताया गया है। ठीक है, इस तरह फ्रेंड्स ये जो आर्टिकल 35 है ये क्या बोलता है, देयर इज नो वो क्या बोलता है आर्टिकल 34। अभी क्या है फ्रेंड्स, आर्टिकल 34 प्रोवाइड फॉर द रिस्ट्रिक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स वाइल मार्शल लॉ इज इन फोर्स। ठीक है, जब मार्शल लॉ मतलब मिलिट्री लॉ जो है फोर्स में होता है फ्रेंड्स, तो वहाँ पे आर्टिकल 34 उसके बारे में बताता है। और आर्टिकल 35 क्या बताता है फ्रेंड्स, आर्टिकल 35 ले डाउन दैट द पावर टू मेक लॉज टू गिव इफेक्ट टू सर्टेन स्पेसिफाइड फंडामेंटल राइट्स shall बेस्ट ओनली इन द पार्लियामेंट एंड नॉट इन द स्टेट लेजिस्लेचर। दिस प्रोविजन एंश्योर दैट देयर इज यूनिफॉर्मिटी थ्रू आउट इंडिया विद रिगार्ड टू द नेचर ऑफ दोज फंडामेंटल राइट्स एंड पनिशमेंट फॉर देयर इन्फ्रिंजमेंट। इन दिस डायरेक्शन आर्टिकल 35 कंटेन द फॉलोइंग प्रोविजन। क्या क्या प्रोविजन है, द पार्लियामेंट shall have पावर टू मेक लॉ विद रिस्पेक्ट टू फॉलोइंग मैटर्स। इसमें जो पार्लियामेंट कुछ मैटर्स बना सकता है, रेजिडेंस के रिलेटेड जो आर्टिकल बना सकता है, आर्टिकल प्रिस्क्राइबिंग रेजिडेंस एज ए कंडीशन फॉर सर्टेन एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट इन अ स्टेट और यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी और अदर अथॉरिटी। उसके बाद आर्टिकल 16 जो उसको बताया गया है। ठीक है, आर्टिकल एम्पावरिंग कोर्ट अदर देन सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट टू इशू डायरेक्शन ऑर्डर रिट्स और ऑल काइंड फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो आर्टिकल 35 में दिया है। ठीक है, अभी फ्रेंड्स जो प्रेजेंट पोजीशन है आर्टिकल 31 की, अभी हम आर्टिकल 31 पे आते हैं। द राइट टू प्रॉपर्टी वाज वन ऑफ द 7 फंडामेंटल राइट जो था पहले जो फंडामेंटल राइट था। ठीक है, अब जो उसको जो है एब्रोगेट कर दिया गया है। इट प्रोवाइडेड दैट नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। इट एम्पावर द स्टेट टू एक्वायर रिक्विजिशन द प्रॉपर्टी ऑफ person in two condition. It should be for the public purpose. It should provide for the payment of compensation to the owner. ठीक है, ये 35 की जो 31 की पोजीशन के बारे में बताता है। अभी जो फ्रेंड्स फंडामेंटल राइट का जो क्रिटिसिज्म क्या बोलते हैं, एक्सेसिव लिमिटेशन, इसकी बोलते हैं कि दे आर सब्जेक्टेड टू इन्यूमरेबल एक्सेप्शन, रिस्ट्रिक्शन, क्वालिफिकेशन एंड एक्सप्लेनेशन। हेंस दीज क्रिटिक्स रिमार्क दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट फंडामेंटल राइट विद वन हैंड एंड टेक्स देम अवे विद द अदर। ठीक है, ये बोलता है नो सोशल एंड इकोनॉमिक्स राइट, द लिस्ट इज नॉट कम्प्रिहेंसिव एज इट मेनली कंसिस्ट ऑफ पॉलिटिकल राइट। ये क्या बोलता है, पॉलिटिकल राइट ही देता है, ये कोई सोशल राइट नहीं देता है। इट मेक्स नो प्रोविजन फॉर इंपॉर्टेंट सोशल एंड इकोनॉमिक राइट लाइक राइट टू सोशल सिक्योरिटी, राइट टू वर्क, राइट टू एम्प्लॉयमेंट। बट फ्रेंड्स ये जो राइट्स है आप देखो आर्टिकल 21 में राइट टू जो फ्रीडम दिया है, राइट टू लाइफ दिया है, उसमें ये इंक्लूड किया गया है सुप्रीम कोर्ट की डिफरेंट जजमेंट्स के द्वारा। इसमें नो क्लैरिटी, क्या बोलते हैं, थर्ड क्या इसकी जो क्रिटिसिज्म बोलते हैं, दे आर स्टेटेड इन अ वेग, indefinite and ambiguous manner. The various phases of phrases and words used in chapter like public order, minority, reasonable restriction, public interest and so on are not clearly defined. इसमें जो कुछ जो words हैं वो बोलते हैं clearly defined नहीं है, जो कि इसको वेग और एम्बिगुअस बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद नो परमानेंसी, दे आर नॉट सैक्रोसेंट और इम्पॉसिबल एज द पार्लियामेंट कैन कर्टेल और एबोलिश देम। फॉर एग्जांपल एबोलिशन ऑफ फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी जो 1978 में जिस प्रकार जो है फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी जो है उसको हटा दिया गया, तो दे आर वो परमानेंट नहीं है। उसके बाद क्या है, सस्पेंशन ड्यूरिंग एमरजेंसी, ये बोलता है सस्पेंशन ऑफ द एनफोर्समेंट ड्यूरिंग द ऑपरेशन नेशनल एमरजेंसी इज अनदर ब्लोट ऑन द एफिकेसी ऑफ दिस राइट। ठीक है, और उसके बाद एक्सपेंसिव रेमेडी, द जुडिशरी हैज बीन मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफेंडिंग एंड प्रोटेक्टिंग दिस राइट अगेंस्ट दी इंटरफेरेंस एंड लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। ठीक है, ये जो है एक्सपेंसिव रेमेडी है। अगर आपको इसका जो है अगर आपको अपनी रेमेडी लेनी है तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। ठीक है, हाउएवर द जुडिशियल प्रोसेस इज टू एक्सपेंसिव एंड हिंडर द कॉमन मैन फ्रॉम गेटिंग हिज राइट एनफोर्स थ्रू द कोर्ट। और एक गरीब आदमी है उसको जो फ्रेंड्स सुप्रीम कोर्ट से न्याय लेने में बहुत ज़्यादा उसको टाइम लगता है। प्रिवेंटिव डिटेंशन, द क्रिटिक्स असर्ट दैट प्रोविजन फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन टेक अवे द स्पिरिट एंड सब्सटेंस ऑफ चैप्टर ऑफ फंडामेंटल राइट। जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है फ्रेंड्स, जो फंडामेंटल राइट की जो सब्सटेंस है उसको ले जाता है, या उसको एब्रोगेट कर लेता है, या उसको जो स्पिरिट है उसको
खत्म कर देता है। इट कन्फर्स आर्बिट्ररी पावर ऑन स्टेट एंड निगेट इंडिविजुअल लिबर्टी, और ये जो स्टेट के ऊपर आर्बिट्ररी पावर डालता है और इंडिविजुअल लिबर्टी को जो है ये जो है निगेट कर देता है। इट जस्टिफाई द क्रिटिसिज्म दैट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स मोर विद द राइट टू स्टेट अगेंस्ट द इंडिविजुअल देन विद द राइट ऑफ इंडिविजुअल अगेंस्ट द स्टेट। तो ये फ्रेंड्स में क्रिटिसिज्म थोड़ा बहुत दिया गया है और उसमें कोई कंसिस्टेंस फिलोसफी नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो है हमने जो लक्ष्मीकांत की जो बुक है फ्रेंड, आप उससे पढ़ लेना। ठीक है, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है फंडामेंटल राइट। तो आज जो फंडामेंटल राइट का आपका चैप्टर जो है खत्म हो गया। ये जो एक बड़ा चैप्टर है फ्रेंड्स, बट इसको जो आप बार बार देखें और बार बार पढ़ें तो आपको जो पूरा समझ आ जाएगा। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें वीडियो को। थैंक यू वेरी मच।